सभी साथियों का आज की इस ऑनलाइन परिचर्चा में स्वागत है। आज का विषय चर्चा के लिए है स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण, समय की मांग। साथियों, जब हम किसी व्यक्ति, समुदाय, समाज की तमाम चिंताओं के बारे में सोचते हैं तो सबसे प्रमुख समस्या के रूप में हम हमारे सामने रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा की समस्याएं आती हैं। और इनमें सबसे अधिक जो गंभीर समस्याएं हैं वह है, जिन पर हम अक्सर चर्चा करते हैं, वह शिक्षा और स्वास्थ्य है। इनके अलावा जितनी भी समस्याएं हैं, यदि हम शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी चर्चा का केंद्र बनाकर इनका समाधान ढूंढने का प्रयास करें तो हम बाकी समस्याओं का भी समाधान ढूंढ सकते हैं। विख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी यही कहा है कि इन दो मुद्दों पर ही उन्होंने को जीवन की समस्याओं में सबसे प्रमुख स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि इन दो मुद्दों पर, शिक्षा और स्वास्थ्य को जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने में बहुत ही अहम भूमिका ये दोनों मुद्दे निभाते हैं। और उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य को बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की ओर से, राज्य की ओर से मिलती हैं तो न केवल उसके जीवन में पर्याप्त और सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है, बल्कि उसे इस योग्य भी बनाया जा सकता है कि वह जीवन की दूसरी समस्याओं का भी सफलतापूर्वक सामना कर सके। साथियों, देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य मात्र चुनावी नारा नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज का यह प्रथम दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को उनकी आधारभूत जरूरतों को पूरा करे। और उन आधारभूत जरूरतों में सबसे प्रमुख जो है स्वास्थ्य की समस्या होती है। भारत में जो स्वास्थ्य सेवा है वो कितनी गंभीर है, कितनी बुरी हालत है, वो हम देख सकते हैं कि कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर चल रही है उसमें सभी ने देखा, देश की स्वास्थ्य प्रणाली को ध्वस्त होते हुए सबने देखा। जितने लोग कोरोना से नहीं मरे, उससे अधिक लोग अस्पतालों में ठीक से चिकित्सा ना हो पाने के कारण मरे। कोई अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया तो अस्पताल के बरामदे में, अस्पताल के गेट पर मर गया। कोई अस्पताल पहुंचा तो ऑक्सीजन नहीं मिली, इस वजह से मर गया। कोई वेंटिलेटर की कमी की वजह से मर गया। और सबसे बड़ी गंभीर समस्या इस देश के लिए यह है कि अब कोरोना, ये जो अभी जो समस्या मैंने बताई वो तो सब शहरों की थी। जब शहरों का स्वास्थ्य सेवा का ये हाल है तो हम गांवों का सोच सकते हैं कि वहां क्या हाल होगा। और आज कोरोना महामारी गांव में प्रवेश कर चुकी है, जहां पर स्वास्थ्य सेवा के नाम पर कुछ नहीं है। कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की बेसिक फैसिलिटी वहां पर नहीं है। जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है वो ना के बराबर है। वहां या तो डॉक्टर होते नहीं है, और डॉक्टर होते हैं तो हफ्ते में एक बार अपनी हाजिरी देके चले जाते हैं। कोई चिकित्सा सेवा सुविधाएं वहां पर नहीं है जिनको कि हम माना जा सके कि हाँ, ये मनुष्य के लिए जो बेसिक स्वास्थ्य सेवा जरूरत होती है वो उन जरूरतों को पूरा करती है। आज भी गांव के लोग, झोला छाप डॉक्टर जो गांव के होते हैं, उनके ही सहारे अपनी जिंदगी काटते हैं। ऐसा नहीं है साथियों कि इस देश में बेहतर चिकित्सा सेवाओं की कमी है। हमारे यहाँ विश्व स्तर की चिकित्सा सुविधाएं हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि वो सारी चिकित्सा सुविधाएं निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र के जो अस्पताल हैं, आलीशान अस्पताल हैं, उनमें सारी सुविधाएं हैं। सरकार ने जो लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने की जो जिम्मेदारी उसे खुद लेनी चाहिए थी, उसने निजी क्षेत्र के अस्पतालों पर छोड़ दी। और निजी क्षेत्र के अस्पताल इतने महंगे हैं कि वहां आम आदमी जाने की भी नहीं सोच सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वास्थ्य पर जो खर्चा होता है सरकार की ओर से, वह दुनिया के कई मुल्कों के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर हमारे देश में होता है। भारत में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर शासन द्वारा खर्चा जो होता है वह $19 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होता है। जबकि फिलीपींस, इंडोनेशिया, अफ्रीका जैसे जो बहुत छोटे देश हैं, उनकी तुलना में भी, अगर हम अपने देश की तुलना करें तो उनकी तुलना में भी हमारा देश 3 से 4 गुना कम है। वहीं क्यूबा को देखें, जो एक छोटा सा देश है, वहां पर $883 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खर्चा सरकार करती है। 1920 में भारत में जो बजट दिया उसमें 1765 रुपया प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर औसतन खर्च करने का उन्होंने प्रावधान किया। दरअसल
और अगर उसको प्रति व्यक्ति देखा जाए तो मात्र 3 रुपया 50 पैसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्चा आता है। दरअसल सरकार ने जो सरकारी खर्चे में स्वास्थ्य सेवा पर जो सरकारी खर्चा होना चाहिए, जो उसमें कटौती करी है, उस कटौती के साथ साथ उसने स्वास्थ्य सेवाओं को, निजीकरण को नीतिगत बढ़ावा दिया है, जिसके चलते सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं जो है खुले बाजार की व्यवस्था में लूट का माध्यम बन गई है। जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चों का अपना स्वास्थ्य कराए, मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं वो सरकारी जो खस्ता हाल अस्पताल है वहां जाके वहीं के जो कुछ भी टूटी फूटी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन्हीं को लेने पर मजबूर होगा और वहां पर अपना दम तोड़ेगा। इसीलिए आम आदमी का जो कि सरकारी अस्पतालों के भरोसे अपने बीमारी के समय भरोसे है, तो वो आम आदमी का जीवन, जो आम मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उसका औसत आयु 50 से 55 वर्ष होती है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए कोरोना की पिछली लहर थी, पिछले साल भी एक PIL जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और उसमें कहा गया था कि जो देश की जो स्वास्थ्य सेवा है उसका निजीकरण को रोकने की जरूरत है और जितने भी बड़े बड़े अस्पताल है उनको सरकार अपने नियंत्रण में ले, कहने का अर्थ है कि उनका राष्ट्रीयकरण करे। याचिकाकर्ता ने कहा कि कहना गलत है कि देश में सुसज्जित बड़े बड़े आधुनिक अस्पताल नहीं है, बल्कि सुविधाएं हैं। उनका इसका प्रमाण है कि यहाँ पर जो हेल्थ टूरिज्म, जिसको कि चिकित्सा पर्यटन कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन के नाम पर, हेल्थ पर्यटन के नाम पर बड़ी संख्या में लोग हर साल आते हैं और वो सरकार के उसके आंकड़े जो है सरकार के पास है, क्योंकि वो तो वीजा लेके आते हैं और वो सारे यहाँ पर आते हैं और ये इस तरह की हेल्थ पर्यटन के नाम पर यहाँ पर तमाम पैसा खर्च करके अपने विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं। लेकिन हमारे देश का आम आदमी इन अस्पतालों के महंगे खर्च को देखते हुए वहां पर पहुंच ही नहीं पाता है। और याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी उस बात, कोई भी परेशानी, कोई भी कमी उसकी गरिमा को इतना कमजोर नहीं करती है जितनी कि यह बात उसे कमजोर करती है जब वह देखता है कि वह अपने परिवार का, अपने परिवार के किसी बच्चे का, अपने परिवार के सदस्य का बीमार पड़ने पर उसका धन के अभाव में उचित मेडिकल ट्रीटमेंट, उसकी चिकित्सा नहीं करवा पाता है। इसलिए देश की स्वास्थ्य सेवाओं का और सभी निजी अस्पतालों का, बड़े बड़े अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण करना बहुत आवश्यक है। खैर, सरकार ने ये याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन जब इस बार दूसरी लहर आई और उसमें जिस तरीके से बड़े बड़े महानगरों की स्वास्थ्य व्यवस्था फेल हो गई और प्राइवेट अस्पताल में जब लोग गए तो वहां पर भले ही वहां से मर के लौटे, लेकिन वहां भी जाने का मतलब है कि 4 लाख 5 लाख रुपया खर्च करना, तो इतना खर्चा हमारा आम आदमी कैसे उठा सकता है। इसलिए इस वर्ष भी इस दूसरी लहर के दौरान फिर से एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पुनः खारिज कर दी। लेकिन भले ये जनहित याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हूं, लेकिन ये मुद्दा अवश्य चर्चा का विषय बन गया कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है, सरकार ये जो बड़े बड़े अस्पताल है उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता है। जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के टाइम में किया गया था, आज जो हालात बन रहे हैं वो ये मांग करते हैं कि सरकार के जो निजी क्षेत्र के बड़े अस्पताल है उन सबका राष्ट्रीयकरण हो, अर्थात सरकार अपने नियंत्रण में ले। कैसे नियंत्रण में ले, ये उस पर बकायदा सरकार योजना बनाए, विचार विमर्श करे, लेकिन उसका उन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए ताकि इस देश में उपलब्ध विश्व स्तर की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ इस देश का आम आदमी भी उठा सके। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद है। एक सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण माझी साहब हैं, जो कि लगातार सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो इन विषयों पर जब सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब भी इन विषयों पर ही उनका ध्यान अधिक रहता है और इन विषयों से संबंधित जितने भी पिटीशन आती हैं वो उसमें कहीं ना कहीं सहभागिता करते हैं। वैसे भी सामाजिक कार्यों वो पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं, कभी कलकत्ता, कभी झारखंड, कभी कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। दूसरे मेहमान है हमारे साथ भगवान स्वरूप कटियार साहब हैं, जो कि
वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लेखक हैं, और इनका इनका भी जो है लेखन और सामाजिक कार्यों में रुचि बहुत लंबी है। इन समस्याओं पर जन चर्चाओं में भाग लेने के लिए वो देश विदेश की भी यात्राएं कर चुके हैं, और तमाम किताबें भी उन्होंने लिखी है, और आज इसी विषय पर बात करने के लिए वो हमारे साथ मौजूद है। तीसरे हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं, जो प्रख्यात नाटककार हैं, सुपर इंजीनियर से रिटायर्ड है, लेकिन इनकी ख्याति जो है वो एक इंजीनियर रूप में जितनी रही, उससे 100 गुना इनकी नाटककार के रूप में रही। इनके नाटक जितने भी हैं वो सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित रहे हैं, और आज भी रिटायरमेंट के बाद भी अपने इन्हीं विषयों पर सोचते रहते हैं और नए नए नाटक लिखने का प्रयास करते रहते हैं। और चूंकि नाटक लिखने की वजह से, चूंकि जन समस्याओं पर नाटक लिखते हैं, तो ये जन समस्याओं से लगातार जुड़े भी रहते हैं। इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले भगवान स्वरूप कटियार साहब के पास चलूंगा। कटियार साहब, आप बताएं कि जो देश की जो वर्तमान हालात हैं, कोई देश की जो सबसे जरूरत, समाज की सबसे जरूरी जो आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं होती है, वो शिक्षा होती है और स्वास्थ्य होती है। उसमें शिक्षा से भी ऊपर स्वास्थ्य को रखा जाता है, क्योंकि यदि व्यक्ति जब जिंदा ही नहीं रहेगा इलाज के अभाव में, तो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की सोचेगा क्या? अगर यदि किसी व्यक्ति के सामने पास पैसा है और वो उसका एक बच्चा बीमार है और दूसरा बच्चा जो है उसके बच्चे की फीस देनी है, तो पहले अपने बच्चे के इलाज कराने पर खर्च करेगा। मतलब उसका स्वास्थ्य उसके लिए सर्वोच्च है। वो सुविधाएं इस देश में है, लेकिन हमारे आम समाज की पहुंच में नहीं है। कटियार साहब, हाँ, कनेक्शन बात कर रहा है, तो कृपया बताएं कि अपने विचार रखें कि देश के चिकित्सकों की क्या वर्तमान हालात क्या है, और क्यों नहीं ये सुविधाएं मिल पा रही हैं, और सरकार को क्यों नहीं उनका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। जिस प्रकार से पूंजीपतियों के हवाले चिकित्सा सेवा को कर दिया गया है, उसको क्यों नहीं राष्ट्रीयकरण करके पूरे देश की जनता के लिए उसको उपलब्ध कराया जाए। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की पहली प्राथमिकता होती है स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र। अगर नागरिक बीमार है तो देश भी बीमार होगा। तो किसी भी लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की पहली प्राथमिकता होती है उस देश के नागरिक का स्वास्थ्य सुरक्षा और उसका पोषण इस तरह का हो कि वो स्वस्थ रहे। तो जब हम देश आजाद हुआ तो हमने कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा ली, उसमें हमने ये अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में इनको शामिल किया। और पंचवर्षीय योजनाओं का मकसद यही था कि हम दीर्घकालीन योजनाओं के जरिए अपने देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही देश आगे बढ़ा, तरक्की भी की, लेकिन मौजूदा सरकार ने तो सबसे पहला काम किया योजना आयोग पर हमला। योजना आयोग का सबसे बड़ा काम यही होता है कि हम देश के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं बनाएं और देश को आत्मनिर्भर करें और नागरिक को वो बेसिक सुविधाएं दें जिसका वो हकदार है, जिसके लिए वो टैक्स देता है। लेकिन मोदी जी ने सबसे पहला हमला किया, योजना आयोग पर हमला किया, और अब दीर्घकालीन योजनाओं और देश की आत्मनिर्भरता की अर्थव्यवस्था की अवधारणा ही खत्म हो गई। आज मौजूदा हालात जो देश के, उसको समझिए, फिर इसके बाद हम बताएंगे कि क्या स्थिति है। देश में कुल 20,000 सरकारी अस्पताल है, जिसमें 8 लाख बेड्स हैं। आप सोचिए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या इस महामारी को निपटा जा सकता है? 11 लाख डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें सिर्फ 1.25 लाख सरकारी सेवा में। ये है हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। और लगातार, और हमारा जो बजट है, स्वास्थ्य बजट, वो जीडीपी का 1.28% है। और देखा जाए तो $2 प्रति व्यक्ति पड़ता है खर्चा। $2 प्रति व्यक्ति खर्चे से हम किसकी स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं? ये हमारे देश की का जो स्टैटिस्टिक्स है। और इसी तरह से वैक्सीन का जो इंतजाम हमने किया है, वो देखिए, अमेरिका ने 130 करोड़ वैक्सीन का इंतजाम किया है, जब उसकी आबादी 33 करोड़ है। यूके ने 45 करोड़ वैक्सीन का इंतजाम किया, उसकी आबादी 6 करोड़ है। हमने अभी सिर्फ 50 करोड़ वैक्सीन का प्रावधान किया है, अभी पूरा इंतजाम भी नहीं किया। तो ये 50 करोड़ वैक्सीन डबल डोज जब लगेगा तो सिर्फ 25 करोड़ लोगों को लग पाएगा, जबकि अभी उसका पूरी खरीदारी भी नहीं हुई है। आप सोचिए कि 1 अरब आबादी को हमने यूं ही छोड़ दिया।
ये है मौजूदा सरकार का बंदोबस्त। इसके अलावा हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो है $2227 और अमेरिका की है $67,000। आप इस अर्थव्यवस्था से, इस इनकम से, पर कैपिटा इनकम, और इधर लगातार सरकार की जो नीतियां हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जीएसटी, और इधर आपका जो तमाम सारी ये कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगातार 2 साल चल रहा, इसने तो जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास, जो वर्किंग क्लास, इसकी तो कमर तोड़ के रख दी। और एक आश्चर्यजनक घटना देखिए कि इस दौर में अडानी और अंबानी की इनकम लगातार बढ़ी है, कई गुना बढ़ी है। तो ये क्या बात है कि जिस देश के आम नागरिक भूखों मर रहा हो, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही हो, एक्सपोर्ट घट रहा हो, हमारी इनकम घट रही हो राष्ट्र की, वो पूंजीपतियों की इनकम बढ़ रही है। और इसके बाद एक तुर्रा ये दिया जाता है कि साहब हमारा जो प्रधानमंत्री है वो तो अविवाहित है, उसके तो बच्चे नहीं है, तो किसके लिए भ्रष्टाचार करेगा। दोस्तों, ये 2 बच्चे जो उन्होंने गोद ले रखे हैं, अडानी अंबानी, इनके पेड़ इतने बड़े हैं, इसमें हिंद महासागर से भी बड़ी गहराई है, इसमें एक देश नहीं कई भारत डूब जाए। ये है हमारा मौजूदा सरकार की तस्वीर। इस सरकार का तो देश कोई सरोकार है ही नहीं, देश के इंतजाम भी सरोकार नहीं। ये बस किसी भी आपदा को ला करके या किसी भी दुर्व्यवस्था को क्रिएट करके ये सिर्फ समय टालते हैं, और फिर समय टालने के बाद उसमें झूठे साचे दावे और करके फिर हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति, फासिस्ट राजनीति को चलाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ पिछली सरकारों की विफलता नहीं रही है, बिल्कुल रही है, कांग्रेस में बहुत सारी विफलताएं रही, लेकिन सवाल ये, उनके सरोकार तो में कोई देश था, उनके केंद्र में सरोकारों में देश तो था, इनके में तो देश है ही नहीं। इनके में तो अडानी अंबानी की पूंजी का वृद्धि और फासिस्ट सरकार का सत्ता में कायम रखना, उसके लिए विपक्ष को दबाना, पूंजीपतियों को बढ़ावा देना, निजीकरण को बढ़ावा देना, और निजी क्षेत्र की जितनी भी जन सुविधाओं के क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सार्वजनिक सेवाओं का क्षेत्र हो, यहाँ तक संचार व्यवस्था को भी इन्होंने निजी हाथों में सौंप दिया। तो ये सवाल ये है कि आज आजादी के 70 साल बाद, 7वें दशक के बाद भी जब हमें 10 कदम आगे बढ़ना चाहिए था, तो हम 25 कदम पीछे हट गए। और ये 70 साल की उसका ढोल पीटते रहते कि 70 साल में देश को क्या कर दिया, और 70 साल में जहां देश खड़ा हुआ था उसको तो इन्होंने 7 साल में चौपट कर दिया। अब कभी भी कोई नई सरकार, नई व्यवस्था आएगी तो उसको तो इस देश को पटरी पे लाने में पसीने आ जाएंगे, ये स्थिति की है। अब सवाल ये स्थिति आई क्यों, जो आपने जो सवाल उठाया, इस सारी चीजों को डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले भांप लिया था, और उन्होंने कहा, लोकतंत्र का उनका बहुत साफ अर्थ था। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार चुन करके सरकार बनाना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब साफ था, इक्वलिटी इन ऑल फील्ड्स, सभी दुनिया के सब क्षेत्रों में हमारी बराबरी हो, सबकी भागीदारी हो, सबका उत्पादन से लेकर के उपभोक्ता में सबका बराबर की मतलब भागीदारी। लेकिन हमने राजनीतिक आजादी ले ली और राजनीतिक भागीदारी कर ली, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में हम जैसे के तैसे रहे, और उन्होंने कहा जब तक सामाजिक क्षेत्र की बराबरी हमें हासिल नहीं कर लेंगे तब तक ये राजनीतिक क्षेत्र की बराबरी बेईमानी है, और इसको हमें जल्दी से जल्दी हासिल कर लेना चाहिए। वो आरक्षण के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, वो इक्वलिटी के पक्ष। आरक्षण तो उनका मजबूत नहीं चुना हुआ हथियार था, उसे भी वो कहते थे जब जितने जल्दी हो खत्म करो। तो आने वाली सरकारों ने धीरे धीरे इन चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और कहीं कहीं हम सफल भी हुए, लेकिन मौजूदा सरकार ने तो एकदम से बीड़ा उठा लिया है कि देश की व्यवस्था को चौपट करना। और जब विपदा है तो बीच बीच में रोक के आंसू बहा करके क्रोकोडाइल उसके जरिए दिखाना कि था हम बड़े देश पर बढ़ा रहा है। तो अब अंबेडकर ने यही कहा था कि हमें इन शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, चिकित्सा का राष्ट्रीयकरण, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, भूमि का राष्ट्रीयकरण और कृषि का राष्ट्रीयकरण, ये 4 चीजों का राष्ट्रीयकरण को उन्होंने बात कही कि ताकि इन चीज जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक स्रोत हैं जिस पर जनता और देश टिका हुआ, देश का भविष्य टिका हुआ, जिनका कोई दोहन दुरुपयोग न कर पाए। दूसरी उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि एक बात ध्यान रखना कि जिस दिन वोट देश से बड़ा हो जाएगा उस दिन लोकतंत्र नहीं रहेगा। आज वोट देश से बड़ा हो गया है, ये बहुमत का शोर मचा कर जिस तरह मोदी जी
बहुमत के बल पर हर गलत कानून बना लेते हैं, हर गलत फैसला ले लेते हैं और कहते हैं हमें तो जनता ने चुना है। इनसे पूछा जाए कि जनता ने इसीलिए चुना था आपको कि आप सीए लाएंगे, आप जो है कोविड का फैला करके लोगों को मारेंगे, यही आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था। बहुमत का मतलब क्या है? बहुमत का जिस तरह का दुरुपयोग हुआ है, इस दुरुपयोग के लिए अम्बेडकर ने पहले ही हमें सावधान किया था। एक तो नायक पूजा के खिलाफ, उनकी नायक पूजा जिस दिन समाई व्यक्तित्व हमारा देश का सर्वे सर्वा हो जाएगा, उस दिन देश का नेतृत्व, देश की नीतियां, देश के कार्यक्रम और देश की निष्ठाएं करेंगी, व्यक्ति नहीं करेगा। नायक पूजा को बहुत खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने कहा था एक दीर्घकालीन हमारा विकास का ऐसा मॉडल हो जिसको हम कानूनी दायरे में लाएं, जिससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके, जिससे छेड़छाड़ गैर कानूनी होगी। अगर हमारे पास दीर्घकालीन विकास योजनाओं का एक कानून के दायरे में लाया हुआ प्रोग्राम होता तो ये मनमानी ना कर पाते, आज इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती। इसी तरह हमारा विकास का मॉडल और गवर्नेंस का मॉडल, गवर्नेंस के मॉडल के भी उन्होंने कहा था हम इसे कानून के दायरे में लाएं, इससे देश से बड़ा और नागरिक से बड़ा कोई नहीं होगा। अगर इसके कोई भी देश की संस्था, चाहे वो लोकसभा ही क्यों ना हो या न्यायपालिका ही क्यों ना हो, अगर वो देश के हित के विपरीत काम करती है तो वो अपराध की भागी होगी, वो देश से ऊपर नहीं होगी। इन सब चीजों को उन्होंने कानून के दायरे में लाने की बात कही थी, लेकिन संविधान सभा ने उसको नजरअंदाज किया, उनको नोटिस नहीं लिया। आज उसी का परिणाम हमको भोगना पड़ा। इसी तरह आप देखिए दुनिया के 10 ऐसे टॉप कंट्री हैं जिनकी अपनी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का एक स्तर है, क्वालिटी लाइफ कहते हैं। उसमें कनाडा नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे स्वीडन है, नंबर 3 पे यूके है, स्विट्जरलैंड 4 पे है, नीदरलैंड नंबर 5 पे है, इस तरह जर्मनी, फिनलैंड 6 पे है, जापान 10 पे है। ये 10 कंट्री हैं जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे शीर्ष की है। और जापान के अस्पतालों का भी यह हाल है, दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल जापान में है और यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं निःशुल्क होती हैं, किसी नागरिक को कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता और वो स्वास्थ्य सेवाएं उसे जहाँ चाहिए होती हैं, जहाँ उसका घर है या वो जहाँ पे उसका शिकार है, स्वास्थ्य सेवाएं वहां उपलब्ध की जाएंगी। ऐसा नहीं होगा उसे अस्पताल जाना पड़ेगा। अस्पताल भी जाना पड़ेगा तो अपने नजदीक अस्पताल में, दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये है जापान की अर्थव्यवस्था। और इसी तरह दुनिया के जितने अच्छे देश हैं जिन्होंने अपने देश के नागरिकों के लिए अपने को किया है, उन्होंने इस तरह की की है। और दुनिया की जो 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें अमेरिका है और चीन है, जापान है, जर्मनी है, उसमें फ्रांस है, ब्राजील है, कनाडा का तो जो आर्थिक उसका स्वास्थ्य ढांचा है वो तो बहुत ही उत्तम है और सब फ्री है। उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम ये भी किया है कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान शेड्यूल बनाया है जिसका भुगतान सरकार करती है और सबको निःशुल्क सेवा मिलती है। सवाल ये, मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब माओ सेतुंग ने चीन को आजाद किया तो चीन की व्यवस्था ये थी, चीन में मॉस्किटोज और प्रोस्टिट्यूशन और अफीम, 3 चीजों का देश कहा जाता था। माओ सेतुंग ने पहला नारा दिया, स्वस्थ नागरिक स्वस्थ राष्ट्र, और स्वास्थ्य के लिए उन्होंने डॉक्टरों को गांव-गांव भेजा और ये इंश्योर किया अपनी सेवाओं के लिए। इसके साथ साथ नागरिकों से भी कहा कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए खुद भी जिम्मेदार होंगे। जहां पर सरकारी सेवाओं की जरूरत होगी वहां मिलेगी, लेकिन अगर आप अपनी लापरवाही से बीमार होते हैं क्योंकि आप देश की लायबिलिटी बनेंगे तो ये आपके लिए अपराध होगा। उन्होंने बीमार होना, स्वस्थ होने को सरकारी कानूनी अपराध बताया। तो चीन ने अपने को किस तरह से क्या किया, और मौजूदा सरकार ने तो इस देश को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है। मतलब इस देश को, इस सरकार को हटाए बिना इस देश की मुक्ति संभव नहीं। इस तरह की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसको बेहतर करने का एक ही रास्ता है कि हम इन बेसिक सुविधाओं का राष्ट्रीयकरण करें और इक्वल एजुकेशन, इक्वल मेडिकल हेल्थ केयर और जन सुरक्षा और रोजगार की गारंटी, इस तरह का एक अवधारणा का एक हम लोकतंत्र गढ़े। दूसरी चीज, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी की सारी चीजें हम राजनीतिक दलों के अदला बदली से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक दलों का चरित्र एक जैसा है। आज बीजेपी जो अपने उग्र रूप में, अपने कहना चाहिए लंबटई में हमारे सामने दिख रही है, लेकिन ये सारे दलों का लगभग यही हाल है। वो अपने
पावर पॉलिटिक्स के और सत्ता में रहने के लिए सब कुछ वही करते हैं। तो हमें एक ऐसा कार्यक्रम बनाना होगा कि जनता की ओर से, कि उसको जो पार्टियां उस पर खरी उतरे, क्या उस कार्यक्रम ठीक को है। अनुकरण करें, वही उस दल के लिए, वही उस सरकार, मतलब उस दल की सरकार के लिए आगे आए। इन दलों के अदला बदली से कुछ होगा नहीं। हमें एक नया एजेंडा और नई राजनीतिक दलों का, ठीक है। नए राजनीतिक उभार के लिए काम करना होगा। धन्यवाद कटियार साहब, आपने काफी विस्तार में बताया और ये भी बताया कि किस इसके जो ये जो मांग हो रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उसको जस्टिफाई करते हुए उन्होंने कनाडा और जापान का उदाहरण दिया कि किस तरीके से वहां पर कोई जापान में कहीं भी व्यक्ति को इलाज मिल सकता है और उसका खर्चा जो है सरकार उठाती है। और इसी मुद्दे पर बात करते हुए मैं राजेश कुमार जी के पास आऊंगा। राजेश कुमार जी, आप बताएं, आप चूंकि सामाजिक समस्याओं पर ही नाटक लिखते हैं और उसके वजह से आप आम जनता से हमेशा जुड़ते रहते हैं, उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करते रहते हैं। अभी कटियार साहब ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और जमीन के राष्ट्रीयकरण की बात करी थी। तो आज हम इसमें सिर्फ स्वास्थ्य पर ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे ऊपर जरूरी जो है, मौलिक आवश्यकता मनुष्य की है, वो स्वास्थ्य है। तो आप बताएं कि क्योंकि जब मनुष्य स्वस्थ होगा तभी वो शिक्षा के लिए लड़ पाएगा, तभी वो उद्योग धंधों में जाके काम कर पाएगा, जब और जमीन के लिए लड़ाई लड़ पाएगा। जब वो स्वस्थ ही नहीं होगा तो उसकी तो जिंदगी ही बीमारी में ही कट जाएगी। तो राजेश कुमार जी, अपने विचार रखें। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छा विषय राष्ट्रीय बहुजन सामाजिक परिसंगठन ने आज हम लोगों के बीच में रखा है, और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे राजनीतिक सवालों के बीच में ऐसे सवाल आने की ज़रूरत है, और उसको हर पार्टियों को, जैसा कि कटियार साहब ने कहा कि अभी वर्तमान सत्ता तो है ही, और दूसरे जो सरकार हैं, दूसरे जो पार्टियां हैं, उनका इस मामले में कोई बहुत अलग नज़रिया नहीं है। अगर हमारे यहाँ अभी सरकार बदल जाती है तो मूलभूत इस तरह से जिस तरह से राष्ट्रीयकरण की बात, जिस तरह से आज हमारा विषय उठ रहा है, या तमाम लोगों के धड़ों के बीच से राष्ट्रीयकरण करने की बात आ रही है, इसमें कोई शक नहीं कि हम दूसरे जो राजनीतिक दलों से भी, क्योंकि इस पे नजरिया उनका साफ नहीं है, न चिंता व्यक्त की जा रही है कि इसका राष्ट्रीयकरण भी हो। क्योंकि जैसा कि आपने कहा भी था कि बैंकों का कभी राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, इंदिरा गांधी ने सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और उससे लोगों को बहुत खुशी हुई और लगा कि उससे हमारा पैसा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सुरक्षित भी है और एक राष्ट्रीय उद्योग में या एक उसके उन्नति में लगा हुआ है। लेकिन आप देखिएगा पूरे मॉडल को कुछ ही वर्षों के बाद, 30-40 वर्षों के बाद, आज स्थिति ये है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का आज किस तरह से माहौल उड़ाया जा रहा है हमारे सामने है। उसी तरह से आप स्वास्थ्य का भी अगर देखें तो स्वास्थ्य बिल्कुल सही कहा कि मैंने खाने के रोजी रोटी कपड़ा मकान के बाद सबसे ज्यादा जो जरूरत महसूस आदमी करता है वो शिक्षा और उसका स्वास्थ्य, और अभी तो और ज्यादा, बल्कि जैसा कि आपने बताया कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों समस्याएं हमारे सामने एक साथ हो तो पहले हमारा ध्यान हमारा स्वास्थ्य पे ही जाएगा अभी, क्योंकि अभी जिस तरह का सिनारियो पूरे देश में है, चूंकि आपने विषय में कहा है समय की मांग, तो समय की मांग आखिर क्या है या अभी का समय क्या है हम देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रोज मैं अखबार के पन्ने पलटता हूं या सोशल मीडिया में इन सवालों को देखता हूं तो लोग कहते हैं कि मैंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर 80,000 90,000 में सिलेंडर मैंने खरीदा। बहुत सारे इसमें आप फॉर्जरी का भी केसेस आए हैं कि मैंने 30,000 सिलेंडर के लिए कहा कि आप पहले सिलेंडर दे दीजिए, पैसा पेमेंट कीजिए इस नंबर पे, फिर आपको डिलीवरी की जाएगी। ऐसे सैकड़ों केस ऐसे पाए गए हैं कि लोगों ने पैसा पेमेंट किया और उसके घर पर सिलेंडर नहीं आया, और उसके कारण, सिलेंडर न मिलने के कारण
वो लोग, बहुत सारे लोग मर गए हैं सब जो है। तो उसी तरह से खबरें ऐसी भी आपको मिल रही होंगी आज के समय की जो है कि लोग कह रहे हैं, अधिकतर मध्यवर्गीय लोगों का ये है, मध्यवर्गीय समाज ये कह रहा है कि एक दिन में हमारा, केवल 3-4 दिन में वो हमारा 4 लाख 5 लाख रुपया हमारे बैंक में खर्च में, हॉस्पिटल में खर्च हो गए। एक एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया इन प्राइवेट हॉस्पिटल से लिया गया और फिर भी पेशेंट नहीं बच सका है। तो ये आज की जो क्या कहते हैं स्थिति है, आज का जो यथार्थ है, हम देख रहे हैं। बल्कि मध्यवर्गीय बहुत डरा हुआ है। क्या कहते हैं, पहले फेज से अब जो दूसरा फेज में है, पहले फेज में शायद उतना डर ना लगा हो, लेकिन इस फेज से एक डर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को हो गया है, लोगों को, कि अगर खुदा न खास्ता अगर हॉस्पिटलाइज जाने की स्थिति आ गई, उसमें भी प्राइवेट, तो प्राइवेट जाने में कितना खर्च होगा एक आम आदमी वहन नहीं कर पाएगा। पिछले दिनों मैं जहां रहता हूं पास में मंगलेश जबराल के शुरुआत दौर में उनको हॉस्पिटलाइज किया गया कोरोना के पहले पीरियड वाले में। उसमें आप देखेंगे कि जिस हॉस्पिटल में, यहाँ वसुंधरा के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया, केवल 5 दिन में 7-8 लाख खर्च रुपए हो गए। तो आप बताइए, एक मध्यवर्गीय परिवार हो, क्या कहते हैं, उसके सामने अगर कोई इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सिवाय उसके घर बेचने, जेवर बेचने और कोई रास्ता नहीं होगा। और दूसरी तरफ सरकारी हॉस्पिटल की क्या स्थिति बना दी गई है। अगर आप अभी देखें, एनडीटीवी एक हफ्ता से लगातार हमारे रूरल हॉस्पिटल्स की कंडीशन दिखा रहे हैं कि वहां पर गोबर के उपले भरे हुए हैं, कोई डॉक्टर नहीं आता है। तो एक तरफ जिस तरह से श्रेष्ठ सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में दे रहे हैं, उसी तरफ एक ऐसी स्थिति हमारे सामने क्रिएट कर दे रहे हैं कि आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो सरकारी हॉस्पिटल का परिदृश्य ये है कि एक भी डॉक्टर नहीं है, आपको आईसीयू नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और क्या कहते हैं, बहुत बुरी स्थिति है। वहां जाने का मतलब है कि आपको मरना है। तो ये जानबूझकर, ये ऐसा नहीं कि बहुत स्वाभाविक ढंग से हुआ है। ये सरकार जो है वो उनकी कोशिश है कि कहीं ना कहीं हम सरकारी तंत्र की जो स्वास्थ्य सुविधा है उसको इस रूप में लाके खड़ा कर दें कि लोग ये कहने लगे कि डॉक्टर तो यहाँ के बहुत नकारा होते हैं, बहुत कम जानते हैं, अरे सप्ताह में 1 दिन आते हैं। जैसे अभी बीएसएनएल के फोन की अगर स्थिति देखें, उदाहरण मैं कहूं उससे, बीएसएनएल का घूमते रह जाइए, कहीं नेटवर्क नहीं मिलेगा। एवं पोर्ट करने के लिए चाहेंगे कि आप उसे एयरटेल में पोर्ट कर दें, तो उसके पोर्ट करने के लिए भी जो एक चाहिए सिग्नल, शुरुआती सिग्नल, वो भी नहीं मिलेगा। अर्थात ये साबित कर देना चाह रहे हैं कि सरकारी जो तंत्र का जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें नकारा लोग हैं। इसलिए सिवाय प्राइवेटाइजेशन करने का, जिस तरह से एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन किया गया, उसी तरह से इसका प्राइवेटाइजेशन करना ही हमारे सामने एक रास्ता है। इसलिए जैसा कि कटरिया साहब ने कहा कि बार बार पीआईएल दाखिल करने के बावजूद भी जो है वहां से खारिज हो जा रहे हैं। तो ये हमारे देश में ये सरकार की ये नीति है। और वर्तमान सरकार का तो खूब है, क्योंकि वो पूरा बेसिक चीजों में बड़े बड़े हॉस्पिटल, मेडिकल जो कॉलेज जो बन रहे हैं, उन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए एक छात्र को अगर उसमें जाता है तो 1 करोड़, उसको 4 साल या 5 साल की पढ़ाई है, लगभग 1 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। और इसके अलावा आप देखिए सरकार की एक और है, ये जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, क्या कहते हैं, उन हॉस्पिटल को सरकार के द्वारा बहुत ही कम पैसे में, ये आंकड़े निकाले जाएं तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल के मिल रहे हैं कि 1 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको दी गई है जमीनें, बहुत सस्ते दर में एकदम, कि आप हॉस्पिटल बनाइए और लोगों को रियायत दर पर उसमें आप सुविधा दीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, उन सारे हॉस्पिटल बनने के बाद उनकी कोई ऐसी, क्या कहते हैं, कोशिश नहीं होती है
या उनके सामने कोई ऐसा लाइन नहीं होता है कि हम 25% जब सरकार के पैसे से सरकार के पैसे के सरकार द्वारा मुहैया के जमीन को कम दे रेट पर जब प्राप्त हो जा रही है तो उसके लिए कम से कम 25% सुविधा होनी चाहिए। जैसे एक इसी तरह से शिक्षा में भी है, बहुत सारे संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों को स्कूल में सरकार ने बहुत रियायती दर पे दिया है, लेकिन बनने के बाद वो कोई ऐसा उन्होंने 25% बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की मुहैया के लिए देनी चाहिए। इसकी तो लड़ाई जो है संदीप पांडे ने लखनऊ में बहुत दिनों तक लड़ाई सिटी मॉन्टेसी स्कूल खिलाफ में, और ये लंबी लड़ाई, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था उन्होंने नहीं की कि गरीब बच्चे इसमें पढ़ सके। वो बार बार कहते हैं कि गरीब बच्चों के पढ़ने से हमारे और दूसरे छात्रों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए सरकार, ये हमेशा से उनकी चेष्टा रहती है कि दो तरह की क्या कहते हैं शिक्षा पद्धति बनाई, मेडिकल सुविधाएं बनाई जाए, और मेडिकल सुविधा जिसको ज्यादा पैसा हो वो करेगा। और निश्चित आज अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे यहाँ है, इसीलिए आप देखिएगा मिडिल एशिया से बहुत सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ इलाज कराने के लिए, और वो बॉम्बे में रहते हैं, अपना इलाज करके फिर वो मिडिल एशिया, दुबई और अमीरात ये सब अपना लौट जाते हैं। अन्य देशों की तुलना में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं यहाँ अच्छे अच्छे हैं, और उनके चार्जेस भी आप देखेंगे यूरोपियन देशों की तुलना में हमारे यहाँ बहुत कम है। इसलिए आजकल ज्यादा लोग यहाँ ऑपरेशन कराते हैं, फिर वो ऑपरेशन चले जाते हैं। तो सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि राष्ट्रीयकरण करने से, राष्ट्रीयकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण होगा तो कोई भी आदमी, बहुत सारे आप देखिए कि लैटिन अमेरिका देशों में, जैसे हमारी जानकारी है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील वगैरह, वहां पर आपको पैसे कोई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप वहां जाएंगे, अपना इलाज कराएंगे, अब वो सारी खर्च जो है सरकार व्यय करती है। उसी तरह से देखिए, कहने को हमारे यहाँ भी है, आपको सरकारी जो कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक दिखाने के लिए, और प्राइवेट में जो सेक्टर में काम करने वालों के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमारे पाश्चात्य देशों में है, उस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे यहाँ ला कर जो कॉरपोरेट में काम करने वाले हैं उनके यहाँ आप देखेंगे कैशलेस की सुविधा है कि आप बीमार पड़ते हैं तो आप वहां हॉस्पिटल में जाइए, रिकमेंडेड हॉस्पिटल में आपको कैशलेस की सुविधा है, आपको एक पैसा नहीं लगेगा। या सरकारी लोगों को यह है कि आपको अगर आप चिकित्सा में खर्च होगा तो आप पहले पेमेंट कर देंगे, बाद में आप उसका जो है मिल जाएगा, रिबर्समेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसी सुविधा कितने लोगों को है? हमारे देश में एक बहुत बड़ा लोग है, संख्या है जिनके सरकारी नौकरी नहीं है, काम मजदूर है, किसान है, वो आखिर जाए तो कहां जाए? अगर उनको बीमारी हो जाए, इस तरह की जानलेवा बीमारी हो जाए, उसको डायलिसिस पे जाना हो, तो इसमें एक ही रास्ता बनता है कि सरकार को पर प्रेशर डाल के इसका राष्ट्रीयकरण ही इलाज है, जो सरकार की नीयत नहीं दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ये सरकार जैसा बताया कि पूंजीपतियों के पक्ष में ज्यादा काम करती है, इसलिए जो है घड़ियालू आंसू तो बहाएगी, ये एक रोने का नाटक तो करेगा। लेकिन जहां लड़ने की बात थी, तो लड़ने के समय, बीमारी से लड़ने के जब दौर था, तो वो तो आप चुनाव के दौरान वहां चुनाव के प्रचार में लगे रहे, आप कुंभ प्रचार में लगे रहे, हाँ, और जब क्या काम करने के बात आया तो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। मांझी साहब, जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपने विस्तार में सभी के विचार भी सुने। अब इस समस्या या आप अपने विचार अनुसारी उस पर रखिए, और साथ में ये भी बताइए कि जब आम जनमानस इस चीज को समझता है, और हम लोगों को ये मालूम है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर जब आदमी बीमार पड़ता है तो उसका खर्चा जो है सरकार उठाती है, तो क्या हमारे न्यायाधीशों को नहीं मालूम है, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय में बैठे जजों को नहीं मालूम है, उन्होंने क्यों पिछली बार भी जनहित याचिका खारिज कर दी, इस बार भी खारिज कर दी? तो पूरे विचार अपने दीजिए और साथ में इसका भी उत्तर दीजिएगा। सबको स्वागत है। सुन रहा है? हाँ, बोलिए। हाँ, सबको स्वागत है। देखिए, ये तो लास्ट टाइम में जो 13 अप्रैल
12-13 अप्रैल के अंदर जो कोरोना वायरस लेके PIL डाला था सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस रविंदर भाट PIL को खारिज कर दिया। खारिज करने के समय भी बताया ये प्री कॉन्सीव है। प्री कॉन्सीव में मीन्स इसका अभी सिचुएशन नहीं है। देखिए, दो बात है। एक तो कानूनी बात होता है जो आर्टिकल 21 में हेल्थ को भी फंडामेंटल राइट्स में लेके आए, और जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है, इंटरनेशनल कोवेनेंट में आपका जो मेनली जो इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट, उसी में भी आर्टिकल 25 इंटरनेशनल कोवेनेंट का आर्टिकल 25(2) और आर्टिकल 12, ये सब सारी चीज में जो एक गाइडलाइंस है, जो यूनाइटेड नेशंस का जो मेंबर होते हैं, जो कंट्री, उसका गाइडलाइंस भी है। इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर लेके आना, इसको पूरी सेवा देना है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारी स्टेट्स, इंडिया भारत की सारी जो राज्य सरकार है और केंद्रीय सरकार है मिलके, उसका जो बजट है 1.3% बजट है, और टोटल बजट का है GDP का। भारत की जो GDP होते हैं उसके केवल 1.3% उसको बजट में लेके आए हैं। जैसे जो सारी डेवलपिंग कंट्री, फिर भी बहुत कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री में भी ज्यादा से ज्यादा उसका GDP है। स्पेन वगैरह, जो यूनाइटेड स्टेट्स, UK, ये तो लगभग 10 to 11% GDP का है उसका। और सब भारत ऐसा देश है दुनिया में सबसे कम जो खर्चा करते हैं हेल्थ सेक्टर में, वो भारत है, 1.3%। जो 2021 में मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो लास्ट जो बजट हुआ है, ये लास्ट बजट में आपका जो 2,23,846 करोड़ का बजट है। ये बजट का बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बजट क्या, इसी बार जो बजट पेश किया, सारी डिपार्टमेंट को मिला के, केवल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं है, जैसे पब्लिक हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, सारी मिला के एक साथ में जोड़ दिया। और एक्चुअल जो बजट है ये 94,000 करोड़ का बजट है। कैसे इसको कैमोफ्लेज करके दिया है, इसी बार बजट प्लेस किया। और फिर भी एक आंकड़ा दिखा रहा हूं, जैसे एक्चुअल क्या है। एक्चुअल जो बजट है, जो 2018-19 में खर्चा हुआ है, वो 52,954 करोड़, वो हेल्थ एंड फैमिली और हेल्थ रिसर्च, वो 1,728,000 करोड़, टोटल 54,682 करोड़। 2019-20 में हेल्थ एंड फैमिली बजट और डिपार्टमेंट में बजट था 62,000, जो खर्चा हुआ है 62,659 करोड़, और रिसर्च में था 1,950 करोड़। 2020-21 में 65,012 करोड़ और रिसर्च में 2,100 करोड़। और इसी बार बजट में रखा है 94, एक्चुअल जो बजट है 94,000 करोड़। इतना है जो लगभग 1% GDP का। फिर क्या है, ये जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे राजेश कुमार जी अच्छा ढंग से बताया, जो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप में क्या होता है, जो सरकारी जमीन, सरकार जमीन एक्वायर करते हैं, और वो एकदम नाम मात्र पैसा से, जैसे कोई पैसा नहीं है, इसी पैसा से वो प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। इसको बोलना, और पैसा भी दे रहा है, बैंक से पैसा भी दे रहा है, और वो लूट मचा रहा है। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, जो कॉर्पोरेट के हाथ में पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था को छोड़ दिया। फिर हेल्थ इंश्योरेंस एक मार्केट बना दिया, हेल्थ इंश्योरेंस एक बाजार हो गया। मार्केट का जो एक प्रिंसिपल होता है वो प्रॉफिट होता है, जनता के लिए कुछ नहीं है।
और नेशनलाइजेशन करने के लिए तो दो चीज होता है, ये हेल्थ इतना एक सर्विस सेक्टर है, इसको नेशनलाइजेशन करने, देखिए नेशनलाइजेशन केवल हॉस्पिटल नर्सिंग होम नहीं है, नेशनलाइजेशन भी जहां से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अलाइड जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे ऑर्थोपेडिक्स, सारी जो प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन होता है उसका जो भी इंडस्ट्री को नेशनलाइजेशन करना चाहिए और हॉस्पिटल को भी नेशनलाइजेशन करना चाहिए। और नेशनलाइजेशन है सर्विस सेक्टर में कैसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये बैंक नेशनलाइज, इंश्योरेंस कंपनी नेशनलाइज, ओएनजीसी नेशनलाइज इसी तरीका नहीं है, इसी में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जो हेल्थ सेक्टर में जैसे जो डॉक्टर, नर्स, मैनेजमेंट, सारी जो सेक्टर होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, ये नेशनलाइज करके भी कितना दूर तक फायदा हुआ, कारण हमारी देश में तो बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो अब व्यवस्था है उसके बावजूद भी अभी जो कोविड सिचुएशन में वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत आशा की बात है। उसके बावजूद भी नेशनलाइजेशन के होने के साथ साथ इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ना है। और एक हेल्थ सेक्टर जो होता है, हेल्थ सेक्टर में एक क्लास ओरिएंटेशन में काम करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो हेल्थ सेक्टर जो जुड़े हुए हैं, भारत की समाज का जो रिफ्लेक्शन होता है हेल्थ सेक्टर में, जो मिडिल क्लास का तो कुछ पैसा है, वो तो पैसा इंश्योरेंस जो भी हो वो खर्चा करते हुए मर रहा है। गरीब लोग जो जो होते हैं, गरीब लोग के पास कोई इंश्योरेंस करने का भी पैसा नहीं है, गवर्नमेंट किसी किसी जगह में इंश्योरेंस कर रहा है, वो पैसा सारी कंपनी के ऊपर छोड़ दिया, कंपनी इंश्योरेंस कर रहा है। उसके बावजूद भी जो गांव में, जो राजेश कुमार जी अच्छा बताया, जो गांव में कौन रहने वाला है, बहुजन समाज के आदमी है, जो गरीब लोग रहते हैं, जो शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं, बैकवर्ड लोग रहते हैं, ट्राइब लोग रहते हैं, वो पब्लिक हेल्थ सेंटर तो बहुत आंकड़ा है मेरे पास, पब्लिक हेल्थ सेंटर जैसे रूरल में 17,000 जो हेल्थ सेंटर है सारा भारत में, और अर्बन में 11,000 लगभग, मोरलेस 11,000 हेल्थ सेंटर है। ये 17,000 हेल्थ सेंटर भारत में केवल 2-3 राज्य छोड़ के, एक राज्य है केरला है, वो हेल्थ के बारे में कासा है, सारी जो और देखिए कम बेसी ये हेल्थ सेंटर का हाल ऐसा हो गया। होने का कारण क्या है? होने का कारण है क्लास कंसेप्ट है हमारा समाज में, बहुजन समाज के आदमी उधर रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, बोलने वाला कोई नहीं है, सरकारी पदाधिकारी हैं। और जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी गांव में आते नहीं, वो अपना चेम्बर करते हैं, ये जो अपना चेम्बर खुल के बैठते हैं पब्लिक को, और वो तनख्वाह लेते हैं, उसका जो सैलरी वो लेते हैं, वो काम करते हैं। इसके जुड़े हुए कम्पैक्ट जो सोशल स्ट्रक्चर, क्लास स्ट्रक्चर, और भारत की सबसे बड़ा एक जो क्राइसिस है भारत में, जो जाति विभाजन, जाति विभाजित जो समाज में, इसको बड़ा इम्पैक्ट है। इसी कारण से नेशनलाइजेशन करने के बावजूद भी, नेशनलाइजेशन करने की तो एक तो होगा, तो मुझे लग रहा है होगा नहीं, कारण नेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो पैसा लगाया, बैंक से पैसा लिया है, पैसा भी बैंक का भी कर्ज बिटाई नहीं, बहुत पैसा वो लूट रहा है, और उसको उसका जो बड़ा एक साधन हो गया। और समाज में जिसके पास हॉस्पिटल का कंट्रोल है, नर्सिंग होम का कंट्रोल है, वो समाज में प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। आप आंकड़ा देखिए, सारा भारत में जो एमएलए एमपी बनते हैं वो 2 सेक्टर में अभी आ रहा है, जो स्वास्थ्य, जो हेल्थ सर्विस में जो बिजनेस करने वाली, सारी हॉस्पिटल, सारी नर्सिंग होम वाला, वो एमएलए भी, एमपी हो, पंचायत भी हो, वो भी म्यूनिसिपैलिटी, वो कब्जा करते हैं। जिसके पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 2 सेक्टर में जो लोग हैं, ये पॉलिटिकल, जो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। ये केवल सोशल नहीं है, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये सारी चीज को हमको ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने के कारण क्या है, बहुत लंबा लड़ाई है। ये लड़ाई
तो देखिए नेशनलाइजेशन करने के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनेगा वो कौन कंट्रोल करे? मिडिल क्लास कंट्रोल करेगा, अपर कास्ट का लोग ही कंट्रोल करेंगे, जिसके पास डॉक्टर है। हमारी समाज में हमारा तो डॉक्टर बन रहा ही है, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल से पढ़ के आ रहा है, उसका रिजर्वेशन सिस्टम भी नहीं है। जो भी रिजर्वेशन सिस्टम है, हमारी जो SC ST OBC लोग जो डॉक्टर बन रहे हैं उसको भी आइसोलेट कर रहे हैं अपर कास्ट लोग। ये वेरी सीरियस समस्या है देश में, इसको ध्यान में हम लोग को लेना चाहिए। इसी कारण क्या है, नेशनलाइजेशन के साथ एक कंसेप्ट, तो देखिए नेशनलाइजेशन ज्यादा फायदा होगा नहीं जितना दिन तक स्टेट, समाज, जिसको हमको समाज बोलते स्टेट बोलते हैं, जाति व्यवस्था ध्वस्त न होगा, क्लास ओरिएंटेशन में क्लास का सिस्टम ध्वस्त नहीं होगा। इसी कारण से बाबा साहेब अच्छी बात बताया, जो वही है जो सोशलाइजेशन, सारी चीज को सोशलाइजेशन करना है। सोशलाइजेशन मीन्स सोशलिस्ट स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे स्टेट कंट्रोल करेंगे, स्टेट कौन कंट्रोल कर रहे हैं अभी? वो क्लास कर रहे हैं, वो जाति वर्ग के रूप से जो सोकॉल्ड अपर कास्ट लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें हम लोग का फायदा होगा नहीं, वो उसी में ही उसको ऑपरेट करेंगे। नेशनलाइजेशन होने के बाद जो आज रूल कर रहे हैं समाज को, MLA MP बन रहे हैं, पंचायत प्रधान हो रहे हैं, फिर म्यूनिसिपैलिटी कंट्रोल कर रहे हैं, ये लोग हॉस्पिटल और नेशनलाइजेशन होने के बाद भी वही कंट्रोल करेंगे। हमारी लोग का ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। उसके बावजूद भी जो भी मिले नेशनलाइजेशन होने के बाद जो भी संभव है, ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। हाँ जी, ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन है अभी जो इमीडिएट करना है, सरकार को हेल्थ सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा बजट लेके आना चाहिए। और एक क्या है, हमारा समाज डॉक्टर नहीं है, देखिए कितना डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल बेड नहीं है, हमारा प्रति जनसंख्या के ऊपर कितना डॉक्टर है। इसीलिए टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना है, बेयरफुट डॉक्टर्स बनाना है, हेल्थ एक कॉम्पैक्ट है। हेल्थ और एक मिनट में, हेल्थ के साथ प्रोवाइडर्स जुड़े हुए हैं, हेल्थ के साथ न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल हॉस्पिटल को नेशनलाइज करके कुछ फायदा होगा नहीं। और नर्सिंग होम पहली चाहिए जनता की, बहुजन समाज के आदमी को, जो गरीब लोग को न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, उसको बेसिक जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए। एक कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट है हेल्थ, केवल हेल्थ इतना प्रोजेक्ट है, जनता का न्यूट्रिशन, पीपल्स का न्यूट्रिशन, पीपल्स का फूड, सारी चीज जुड़े हुए। इसके करने के एक ही रास्ता है, अगुवाई दिन से हम लोग बाबा साहेब का जो चिंतन है एक सोशलिस्टिक स्टेट बनाने का, ये नहीं बनाएंगे कोई लगभग कुछ होगा नहीं। और जो भी अभी तो आंसू टाइम में इमीडिएटली सरकार को ध्यान में रखना है, जो भी कुछ हॉस्पिटल को सरकार हाथ में ले, और उसको लोकल कमिटी भी बनाना है, उसको देखभाल करने का, उसको बजट भी बढ़ाना है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। माजी साहब। धन्यवाद माजी साहब। माजी साहब ने बहुत विस्तार में बताया, और उन्होंने ये भी बोला कि खाली राष्ट्रीयकरण करने से काम नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी सारा बागडोर तो उन्हीं के हाथ में रहेगी। और साथ साथ जो है, जो हमारा जो इस देश का गरीब वंचित समाज है, मैं राजेश जी से बात करना चाहूंगा आगे, क्योंकि कटियार साहब का लिंक टूट गया है, वो उनका कनेक्शन टूट गया है, तो वो हमारे साथ इस समय नहीं है। तो राजेश जी आप बताएं कि एक तो ये, इसमें तो कोई शक नहीं कि राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी बागडोर उन्हीं के हाथ में रहेगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रीयकरण करने के बाद जब सब कुछ सरकार के पास होगा, तो जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, आज उसके बाद जो है प्राइवेट बैंक खड़ी कर दी गई और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सरकारी बैंकों को उल्टे बेचा जा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि जब राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण से तमाम सुविधाएं आम जनता को के लिए सुविधाओं दरवाजे खुल गए थे। तो इस समय भी ये काम तो बहुत कठिन है और ऑलमोस्ट असंभव लगता है, क्योंकि जिन लोगों के हॉस्पिटल हैं वो सब बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, और वही उन्हीं बड़ी बड़ी हस्तियों, पूंजीपति हस्तियों के ही दम पर राजनेता सत्ता में बैठे हुए हैं। और वो ये खाली केवल वर्तमान सरकार का ही मामला नहीं है, इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं सभी लोग पूंजीपतियों को ही बढ़ावा देते रहे। ये बात दूसरी कि वर्तमान सरकार ज्यादा बढ़ावा दे रही है, लेकिन फिर भी
सरकार, इनका जो प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल है, अगर उनका या तो राष्ट्रीयकरण करें, और नहीं राष्ट्रीयकरण करते हैं तो वहां की फीस, वहां की जो डॉक्टरों की फीस है, वहां चिकित्सा मेडिकल ट्रीटमेंट की जो फीस है, उसका सरकार मानक तैयार करे। और जिस तरीके से जापान में, कनाडा में या दूसरे बहुत सारे देशों में है कि वहां पर सरकार खर्चा उठाती है, तो एक कार्ड इशू करे और सरकार बोलेगी वहां पर चाहिए, जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए है कैशलेस सुविधाएं, वो आम जनता के लिए भी होनी चाहिए कि कम से कम आप और कोई चीज नहीं दे सकते हो मुफ्त, तो कम से कम चिकित्सा सुविधा तो मुफ्त हो। और जाहिर अगर ये मुफ्त चिकित्सा सुविधा देंगे तो निश्चित रूप से हर आदमी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के पास जाएगा। जब प्राइवेट हॉस्पिटल के पास जाएगा तब ये गवर्नमेंट भी मजबूर होगी सरकारी अस्पतालों पर अपना बजट बढ़ाने के लिए। नो डाउट सरकारी अस्पतालों पर बजट बढ़ाना चाहिए, जिससे कि दोनों के बीच की का जो अंतर खत्म हो। लेकिन साथ साथ हमें निजी क्षेत्र के अस्पतालों का भी राष्ट्रीयकरण की मांग करनी है, क्योंकि अगर राष्ट्रीयकरण होता है या कोई भी मानक तय करती है सरकार कि भाई जिससे कि आम आदमी वहां पर चिकित्सा सुविधा ले सके, तो आम जनता को तो फायदा ही होगा, भले बहुत बड़ा फायदा आंशिक ही फायदा हो। तो आप बताएं इसमें राजेश जी, जैसे कि आप कह भी रहे थे उस समय कि जो इस समय सरकार है वो तो तमाम चीजें बेचने में लगी हुई है, तो उसको कैसे हम क्या करें उसको मजबूर करने के लिए कि वो आम जनता के स्वास्थ्य दशा की ओर अपना ध्यान दे। हाँ देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात माजी साहब ने की है, और मुझे लगता है कि उस पक्ष को भी देखने की जरूरत है। लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ कि एक सरकार का या सत्ता का जो क्या कहते हैं पूंजीपतियों से या इस तरह से कॉरपोरेट के से एक जो गठबंधन है, गठजोड़ है, तो वो इतनी जल्दी तो राष्ट्रीयकरण करने के हित में नहीं रहेगी, क्योंकि वो रोज नए नए क्या कहते हैं सरकारी संस्थानों का अभी वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है। लेकिन सरकार जब विशेष अभी बीमारी की स्थिति में, महामारी की स्थिति में, सरकार का जो एक फर्ज होता है, बिल्कुल देखिए, अगर अभी देखा जाए तो महामारी का कोविड के दिनों में पिछले साल से लगातार जो भूमिका, एक चाहे जैसी भी जर्जर स्थिति हो, जैसे भी कमजोर यहाँ के लोग हों, लेकिन आप देख रहे होंगे कि काम जो हमारे देश के काम आए वो सरकारी मेडिकल कॉलेज के या सरकारी संस्थान के कर्मचारी ही काम आए। जहां बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर्स जो बहुत सारे क्लिनिक खोल रखे हैं, मैंने देखा लखनऊ वगैरह में या और भी शहरों में कि उन्होंने बंद कर रखे हैं। वो कोविड के बहाने दूसरे बीमारियों का भी इलाज वो करना बंद कर दिया इन्होंने कि नहीं अभी कोविड में सब बंद है। तो उन पे सरकार का कोई अंकुश नहीं होता है। सरकार का जितने भी है जोर बल कर्मचारी लोगों पर तो होता है। उन्होंने कोविड के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए सारे उन्होंने डीए वगैरह सब रोक दिए, या और भी बहुत सारी जो सुविधाएं अलाउंसेस वगैरह थी उन्होंने रोक लगा दी कि अभी सरकारी लोगों को ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी कोविड के दौरान। तो सवाल है कि जब कर्मचारी लोगों पर सरकार इतना दबाव लगाकर रोक सकती है, तो जो प्राइवेट जो बहुत से हॉस्पिटल हैं उन पे सरकार कोई ऐसा अध्यादेश जारी करके क्यों नहीं उनको एक किसी स्ट्रक्चर बांधने की कोशिश करती। आप देखेंगे कि इनका रेट जो है, अब हर चीज का रेट फिक्स करते हैं। सामान में अगर कोई सामान लेते हैं तो बाजार में इसका रेट एक मार्केट के द्वारा तय होता है। लेकिन मेडिकल में जो आप देखेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं उनके चाहे फीस हो या उनके टेस्टिंग के जो चीजें हैं वो कोई उनका पैमाना तय नहीं होता है। वो क्या कहते हैं कुछ भी रेट कर सकते हैं। रेट एक दिन का, अभी आंकड़ा दिल्ली के का आया कि एक दिन का एक कमरे का 10,000 उसने चार्ज किया, जिस आदमी ने बताया। बताइए उसका कोई पैमाना हो? 10,000 तो एक किसी 5 स्टार होटल का एक दिन का चार्ज होगा, ताज वगैरह लखनऊ में होते हैं सब जो है। तो मतलब कोई पैमाना नहीं है इनका।
तो इसलिए सरकार की जो भूमिका है, अगर इतनी नजर तो होनी चाहिए या नजर रखनी चाहिए कि आखिर जो रेट लिए जा रहे हैं कोई बहुत मनमानी तो नहीं है, लेकिन अगर ये राष्ट्रीयकरण हो या उनके हॉस्पिटल पर, लेकिन हो क्या रहा है कि अभी जिस तरह से पिछले दिनों लोगों ने जो पैसे वाले थे, एमपी एमएलए सारे लोगों ने जो या पूंजीपति लोग हैं, जिस तरह से शिक्षा में इन्वेस्ट किया, शिक्षा में पिछले दिनों बहुत इन्वेस्ट किया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, उसी तरह से मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल में भी लगेगा, बहुत बहुत पैसा लगाया गया और बहुत चैरिटी के नाम से खोले गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चैरिटी, उसमें इनकम टैक्स की बहुत सारे, हो सकता है कि छूट के भी प्रावधान हो, तो सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा एक चैरिटी के नाम पे मिलता है गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट को सुविधाएं भी नहीं देते हैं ये। और दूसरा, माजी साहब ने बताया कि हमें अंबेडकर साहब के सोशल जस्टिस का भी सवाल को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा समाज हो, क्योंकि बहुजन समाज ही सबसे बड़ा, किसी हॉस्पिटल में जाइए कि जहां भी जाइए, अधिकतर जो पेशेंट हैं हमारा बहुजन समाज है, चूंकि गरीब तबके से हैं इसलिए उनके सामने कई बीमारियों का भी सवाल भी होता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि इन हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये कितना प्रतिशत है, सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उनमें एक बराबर की हिस्सेदारी है, जो सरकारी रूल रेगुलेशंस के अनुसार, संविधान के अनुसार जो है, वहां फिर भी एक संभावनाएं तो है कि इतना क्या कहते हैं, आरक्षण के कारण डॉक्टर या इस तरह के हर तबके के लोग आ सके वहां पे। लेकिन प्राइवेट वगैरह में सर्वेक्षण करने की जरूरत है कि प्राइवेट में ये प्रतिशत कितना है। और निश्चित आप देखेंगे अधिकतर जो है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोले गए हैं वो अधिकतर अपर कास्ट के पूंजीपतियों या बहुत पैसे धन कुबेरों के ही हॉस्पिटल है, इसलिए उनके जब चिकित्सा की सुविधा देने की बात होगी तो निश्चित है कि वो प्रायोरिटी रखेंगे। इसलिए आप देखिएगा कि जहां कोई बड़ा अभी पैसे वाला कोई बीमार होता है, कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट बीमार होता है, तो उनकी प्रायोरिटी, पिछले दिनों कोरोना में अभी सेकेंड फेज में आप देखेंगे उनको एडमिट कर लिया गया, लेकिन सामान्य लोग, मध्यम वर्गीय लोग और गरीब तबके और बहुजन समाज के लोगों के लिए जब उनकी सिफारिश नहीं है तो इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल भागते फिरते रह रहे हैं। आप ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं हमारे जहां पर जाकर हम उस तरह की सुविधाएं भी ले सके। इसलिए प्राइवेटाइजेशन से, माने हॉस्पिटल के प्राइवेटाइजेशन से मुझे ऐसा लगता है कि समाज में प्रतिशत का जो है वो तो मजबूत नहीं होगा जितना राष्ट्रीयकरण, क्योंकि सरकार तो चाहेगी कि राष्ट्रीयकरण न हो तो हॉस्पिटल में एक भागीदारी भी हो बहुजन समाज की, तो बहुजन समाज की भागीदारी कम हो। ये हमारा कहना था। धन्यवाद राजेश जी। कटियार साहब का कनेक्शन टूट गया था, लेकिन वो दोबारा आ गए। तो इस बीच कटियार साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी माजी साहब ने भी काफी विस्तार में बताया और अभी राजेश जी ने अपना दोबारा अपने विचार रखे। आप ये बताइए कि जैसे कि माजी साहब ने भी कहा कि इस समय जितने भी जो, देखिए हम हमारी मूलभूत समस्याएं क्या है, दो ही हमारे समाज की दो ही मूलभूत समस्याएं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अमरसेन ने भी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर इन पर बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा सरकार उपलब्ध करा दे तो आम आदमी अपनी बाकी समस्याओं का समाधान खुद ही कर लेगा। अब समस्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है। जितने बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं सब प्राइवेट हाथों में, पूंजीपतियों के हाथे में, और जो हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, उनमें भी जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं सब पूंजीपतियों के हैं। एक तरीके से कारपोरेट का कब्जा है इन दोनों क्षेत्रों में। और सबसे बड़ा जो समस्या ये है कि इस समय इस क्षेत्र में जो, या ये कहें कि वही लोग एमएलए एमपी बन के आ गए, या तो ये कह सकते हैं कि हमारे एमएलए एमपी भी उस क्षेत्र में घुसते हैं, मतलब उनके भी स्कूल कॉलेज हैं बड़े बड़े और उनके हॉस्पिटल भी हैं। तो अगर हम मांग भी करेंगे तो वो होने नहीं देंगे। तो और दूसरे ये कि तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है। तो
ऐसी क्या मांगे होनी चाहिए और होनी चाहिए कि जिसके आधार पर अगर इमीडिएट निजीकरण नहीं हो पाता है तो कम से कम जो हॉस्पिटल है उनकी सुविधाएं आम आदमी को मिल सके। क्योंकि जैसे आपने खुद ही बताया कि जापान में भी तो आखिर निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल है, वहां के हॉस्पिटल का की चिकित्सा सुविधा आम आदमी को डायरेक्ट मिल जाती है और पेमेंट जो है सरकार करती है। सरकार ने भी ऐसे बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, आयुष्मान योजना चला रखी है, कार्ड भी उन्होंने हेल्थ कार्ड यूज किया है जिसमें कि उसके जहां जहां भी उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया उसके सब सारी रिपोर्ट होंगी। तो उसमें ये सुविधा होनी चाहिए कि भाई आप कहीं पर भी इलाज कराइए, आपका पेमेंट सरकार करेगी। कैशलेस फैसिलिटी जैसे सरकारी नौकरी करने वालों को मिलती है वैसे कैशलेस फैसिलिटी आम आदमी को क्यों नहीं मिलती है? क्या परेशानी है? अगर ठीक है आप इतना इनकम टैक्स लेते हो, आप जो प्राइवेट सेक्टर में जो उनको आपने परमिशन दे रखी है तो उनके ऊपर इनकम टैक्स बढ़ाइए और इनकम टैक्स इतना बढ़ा दीजिए कि जिससे आपको जो आय हो उससे आप जो गरीब आदमी उन हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाता है उसका बिल का भुगतान आप कर सके। लेकिन हमारा मुद्दा तो यही है कि आम आदमी को बेहतर चिकित्सा सेवा मिलना चाहिए। तो इसमें आप बताएं कि जो समस्याएं हैं कैसे होगा? देखिए ऐसा है, ये सवाल जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इन चीज़ों का राष्ट्रीयकरण की बात कही थी उस वक्त ये चीज़ें बड़ी आसान थी। तब भी जिनके हित बाधित हो रहे थे उन्होंने यही सवाल खड़ा करके कहा भाई देश इसके लिए अभी तैयार नहीं। तो भूमि का राष्ट्रीयकरण, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और क्या कहना चाहिए खेती उसका कृषि का राष्ट्रीयकरण, इन सबके राष्ट्रीयकरण की बात, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इन सबके राष्ट्रीयकरण की बात जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में उठाई थी तब जो कहना चाहिए जिनके हित बाधित हो रहे थे या जो सोकाल सवर्ण और पूंजीपति लोग थे उन्होंने कहा कि देश अभी इसके लिए तैयार नहीं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण जब इंदिरा गांधी ने किया तब भी एक बड़ा मजबूत फैसला था जिसको लेके बड़ा हड़कंप मचा। लेकिन उसी बैंक के राष्ट्रीयकरण ने हमको 2008 की अमेरिका की मंदी से हमें बचाया। अगर हमारा ये राष्ट्रीयकरण बैंकों का ना होता पूरी दुनिया मंदी में डूब गई थी, हमारे बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने हमें बचाया। तो ये एक सवाल ये है कि जो सरकारें सत्ता में हैं या जो राजनीति मौजूदा है वो उसके सरोकार कितने प्रबल हैं देश हित में, जनता के हित में, कितने मजबूती के साथ। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 1967 में एसबीडी गवर्नमेंट जब बनी थी, जब डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का अभियान चलाया था, तब मिलीजुली सरकारें बनी थी। तो मिलीजुली सरकारें कई स्टेट में बनी थी, तो वो मिलीजुली सरकारों के सारे दलों के कार्यक्रम थे, कार्यक्रमों पर आधारित थे। खाली ये नहीं कि एकजुट होकर के हमें किसी सत्ता में आना है और उनको हटाना है, ऐसा नहीं था। जेपी मूवमेंट की तरह जैसे लोग आए थे वो नहीं था। मिली जो जितनी संघीय सरकारें थी उनके कार्यक्रम थे। और सोशलिस्ट पार्टी का एक बड़ा अभियान बहुत दिनों से मांग चल रही थी, 6.25 एकड़ किसानों का लगान मांग। और जब उत्तर प्रदेश में एसबीडी गवर्नमेंट आई और राम स्वरूप वर्मा उस वक्त वित्त मंत्री थे, उन्होंने फायदे का बजट बनाया था। फायदे का बजट बना के मतलब अर्थ जगत में ऐतिहासिक क्रांति की थी। उन्होंने 6.25 एकड़ किसानों का लगान माफ किया। तो सवाल यह है कि जो सरकारें कार्य योजना के तहत और अपने कहना देश के सरोकारों केंद्र में रह के आएंगी वही ये फैसला ले सकती हैं। अब ये कहा जाए कि अगर हम खाली राष्ट्रीयकरण कर देंगे और ये सरकार जो तंज कस रही है, जो कह रही है कि सरकारी सिस्टम काम नहीं कर रहा। सवाल है कि सरकार अपने आप है, सरकार आपकी है और सिस्टम नहीं काम कर रहा। सिस्टम आउटसाइड तो नहीं है, सरकार ही कितना अच्छा काम कर रही है। सवाल ये जब सरकार अच्छी होती है तो सिस्टम भी अच्छा होता है। सरकार ईमानदार होगी, सिस्टम भी ईमानदार होगा। आप देखिए चरण सिंह जब यहाँ का मुख्यमंत्री थे, मतलब ईमानदारी का ये हाल था कि चरण सिंह का इतनी दहशत थी कि सब भ्रष्टाचार का तो कोई नाम ही नहीं था, तो चरण सिंह चीफ मिनिस्टर है। तो सवाल है कि एक सरकार की अपना कैरेक्टर का भी तो सिस्टम पर असर पड़ता है। तो सरकार का कैरेक्टर इस तरह का हो तो सिस्टम भी अच्छा होगा। सिस्टम, यही सिस्टम आपको याद होगा, हम सब लोग जो जिस पीढ़ी के हैं, हम लोगों ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ करके पास हुए हैं, किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा। उन्हीं स्कूलों की शिक्षा का स्तर क्या था? आज उन्हीं स्कूलों में गांव में लोग अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, जबकि तब के टीचर सिर्फ 8वां पास होते थे। आज के भाई टीचर सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन स्तर इतना गिरा हुआ है कि वहां पर बच्चे बजाय प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे, वहां नहीं भेजेंगे। तो स्तर भी तो हम ही ने गिराया है। बीएसए फीस ले लेता है और टीचर पढ़ाने नहीं आते हैं। तो इस सिस्टम को बिगाड़ा तो सरकार नहीं है, सरकार के खुद का इरादे मजबूत नहीं है। तो ये कहना कि सिस्टम
हमें नेशनलाइजेशन भी करना होगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि नेशनलाइजेशन तो पार्ट है एक, हमें एक ऐसा गवर्नेंस और विकास का और वेलफेयर स्टेट का ऐसा मॉडल बनाना है जिसकी परिकल्पना डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी, जिसमें सरकारों या सिस्टम को गलती करने का मौका ही नहीं होगा। गलती करेंगे वो फंसेंगे और जो पनिश किए जाएंगे। इसमें यहाँ तो सरकार ही गड़बड़ियां कर रही है। जितनी भी अब तक ये इस 2014 में आई सरकार के सब घोटाले हैं, बैंक घोटाला है, राफेल घोटाला, कोरोना वो भी एक घोटाला है, धन जन योजना भी स्वयं में घोटाला है, आयुष्मान जो भारत जिसकी बात कर रहे हैं यही स्वयं में घोटाला है, किसान बीमा योजना स्वयं में घोटाला है, क्योंकि सब प्राइवेट कंपनियों को थोड़ा पैसा देते हैं और प्राइवेट कंपनियां सब खा के बैठ जाती हैं और उससे सरकार पैसा ले लेती है। तो सवाल सिस्टम को लोग बिगाड़ रहे हैं। अगर नेशनलाइजेशन होगा तो बेशक उसका हमें एक मॉडल भी बनाना होगा और इन सारे मॉडल को हमें कानून के दायरे में लाना होगा। अब कोई कानून से ऊपर नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब तो जो हाल मौजूदा है, जिस तरह जुडिशरी बिहेव कर रही है, अब तो हमें जुडिशरी और राष्ट्रपति को भी कानून के दायरे में लाना होगा। गवर्नर्स को खत्म करना होगा। गवर्नर जो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, गवर्नर सारे गवर्नर हाउस खाली करा के यहाँ तो शैक्षिक संस्थान बनाना चाहिए और एक एडिशनल चीफ जस्टिस बना दें जो गवर्नर की भूमिका निभाएगा। वो लीगल आदमी होगा, खाली बिलों पर दस्तखत ही तो करना होता है। कि बिलों पर दस्तखत तो सरकार को दिलाने के लिए हमें गवर्नर इतना बड़ा उसके पास आवाज, जिसपे हम कम से कम दसियों हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। गवर्नर की भूमिका ही वो खत्म। गवर्नर की भूमिका पर तो बहुत सवाल खड़े किए गए कि गवर्नर सिर्फ केंद्र सरकार का एजेंट होकर के, अब देखिए ममता बनर्जी को काम नहीं करने दे रहा वहां गवर्नर, वहां दिल्ली में काम, मतलब जहां जहां इनकी सरकार ने गवर्नर नहीं काम, गवर्नर की भूमिका संदिग्ध है, इनको खत्म करना चाहिए। ये बहुत बड़ा बोझ है। इसका वैकल्प यही है कि एडिशनल चीफ जस्टिस बना दीजिए, वो काम करेगा, वो जुडिशरी का काम भी करेगा। ये बहुत सारी चीजों के विकल्प हैं, लेकिन ये विकल्प राजनीतिक क्षेत्र से नहीं आएंगे। ये विकल्प इन्हीं क्षेत्रों से आएंगे और हमें एक ऐसा एक वैकल्पिक राजनीति, जिसमें उस वैकल्पिक राजनीति को जिसको ये लोग दल स्वीकार करें तो ठीक है, नहीं करें तो हमें नई राजनीति गढ़नी, नया दल गढ़ना है। कि इन दलों के हमें मायावती का विकल्प अखिलेश का विकल्प मायावती है, हमें इससे मुक्ति पानी होगी। और यही वो देश है, यही वो देश है जिसने 1857 लड़ा, यही वो देश है जिसने 200 साल अंग्रेजों को लड़के अंग्रेजों को भगाया, और यही वो देश है जिससे 70 सालों में बहुत सारे डैम खड़े किए, कारखाने खड़े किए। इसी देश के किसानों ने आज भी 4% अपनी वृद्धि की किसानों ने, जब किसानों के साथ ये हो रहा। तो ऐसा नहीं, इस देश का आदमी काम करना चाहता है, बशर्ते उसके साथ सरकारों का सलूक अच्छा हो, सरकारें लगे उन्हें कि हाँ उनकी सरकार। ठीक है। हाँ, कटियार साहब ने अभी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि माझी साहब के पास मैं आ रहा हूँ। माझी साहब, जैसा कटियार साहब ने भी कहा कि असंभव तो कुछ नहीं है और सभी कुछ संभव है, और मैं राष्ट्रीयकरण से ऐसा नहीं है कि कोई फायदा नहीं होगा, राष्ट्रीयकरण से भी फायदा होगा। ये बात दूसरी है कि वर्तमान जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें चाहे कोई सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो या कोई दूसरी सरकार आए, वो इसको कभी सपोर्ट नहीं करेगी। इसके लिए आंदोलन तो हम ही लोगों को करना होगा और असंभव कुछ नहीं है। अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, उस समय भी इसका विरोध हुआ था, फिर राजाओं के परिवर्तन समाप्त हुए, उसका भी विरोध किया गया था। और उससे बहुत पहले चले जाए तो जो जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम जो हुआ था, उसमें तो वरना तो पूरे गांव जो है जमींदारों के नाम लिखे हुए थे। वो सारे जमींदारी उन्मूलन एक्ट जब आया था तो उसमें सब जमीनें जो है लेकर उनसे, जमींदारों से लेके काम करने वालों को दी गई थी। तो ये बात दूसरी है कि जैसा कटियार साहब ने कहा कि जब देश आजाद हुआ उस समय ये काम आसान थे, या उसके 20-25 साल के अंतर्गत जब इंदिरा गांधी ने किया तब ये काम आसान थे। आज वो काम बहुत ही कठिन हो गए हैं, क्योंकि आज जो राजनीतिक व्यवस्था है वो इस तरीके से पूंजीपतियों के चंगुल में फंसी हुई है कि उनसे हम ये उम्मीद करें कि वो इस तरह का काम करेंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि उसको मूर्खता होगी। लेकिन हम अगर संघर्ष भी नहीं करेंगे तो ऐसे तब भी तो ये बहुत ही गलत होगा। हमें अपनी मांगों के लिए उनके ऊपर दबाव तो डालना ही होगा, क्योंकि अगर वो बैंकों का जब आप बैंकों कह रहे हैं, जब ये हॉस्पिटल नहीं थे, प्राइवेट हॉस्पिटल, आप और हम सभी, मैं भी 64-65 साल का हूँ, आप मुझसे और 4-5 साल उम्र में बड़े हैं। हमने बचपन में देखा है जब
प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम नहीं होते थे तो इन्हीं सरकारी अस्पतालों में हमें अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट चिकित्सा सुविधा मिलती थी। ये सरकार की नाकामी है कि उसने इनके रखरखाव पर, इनके और विकास पर, डेवलपमेंट पर पैसा खर्च नहीं किया। तो वरना ये जो सरकारी अस्पताल है ये भी अगर उसी तरीके से इनको उनका विकास किया जाता तो आज ये बेहतर दशा में होते। और अभी देखिए जैसे कि राजेश जी ने भी बोला कि आज भी लोग कोरोना की चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, आज भी अगर हमें बचाने के लिए अगर आए हैं तो सरकारी अस्पताल ही सामने आए हैं, चाहे किसी भी दशा में हो। जो सरकारी डॉक्टर है वही हमारे लिए जीवन रक्षक का काम कर रहे हैं। प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट नर्सिंग होम हमारे उतने काम नहीं आ रहे हैं, वहां पर केवल हमारे जो पैसे वाले लोग ही जा पा रहे हैं, आम आदमी तो वहां जा ही नहीं पा रहा, और किसी तरीके से जा रहा है तो वो भी 4-5 लाख 10 लाख रुपया फूक के चला आता है, और बहुतों की तो जिंदगी भी नहीं बच पाती है, जो परिवारजन जो वहां एडमिट होता है उनकी जिंदगी भी नहीं बच पाती। तो सरकारी संस्थाओं का महत्व हमारे पास सामने है, और सरकारी संस्थाओं का महत्व इन सरकारी संस्थाओं ने खुद इस कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सिद्ध किया है। तो इसके लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकरण, आपने जैसे कहा कि वंचित समाज के लिए उनकी जो कुपोषण की समस्या है, निश्चित रूप से वो एक समस्या है, लेकिन वो एक समस्या अलग है, उसके लिए भी हमें लड़ना है, लेकिन साथ साथ इसके लिए भी हमें आवाज उठानी होगी, राष्ट्रीयकरण के लिए भी। तो उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं? भाई ठीक है, लोगों ने पैसा लगाया है तो पैसा जो है उनके, वो सरकार उनका पैसा खर्च करे या एक फिक्स कर दे कि इतना पैसा मुआवजा दिया जाएगा। भाई जब जमींदारों की जमीन ली गई थी तो बहुत जगह उनका मुआवजा भी दिया गया, तो उसे इनके मुआवजा दिया जाएगा। नहीं तो उनका रेट फिक्स कर दे तो भाई इसका एक कम प्राइवेट रूम का जो इतना होगा, जनरल वार्ड में इतना होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट को मूर्ख बना के बनाए जाते हैं। मैं जब सरकारी नौकरी में था, आज से 20 साल पहले, तो बॉम्बे में एक हॉस्पिटल बन रहा था, लीलावती हॉस्पिटल, इसमें बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो बांद्रा में। मैं उस समय मैंने उसमें, मेरे पास से ही उसके सारे जो क्लियरेंस होते थे जो बाहर से आते थे उससे, और उन्होंने पूरे देश विदेश से तमाम फॉरेन के तमाम जगहों से, किन देशों से, बहुत सारे देशों से उन पर एड आती थी, और वो एड इसी में जो नोटिफिकेशन का वो क्लेम करते थे कि ड्यूटी फ्री के लिए, उसमें यही शर्त होती थी कि वो जो है गरीबों को बिना किसी भेदभाव के, जाति, लिंग, धर्म, भाषा के भेदभाव के उनको बांटा जाएगा, उनको क्या। तो मैंने कहा ये तो बांटा ही नहीं जा रहा, ये तो वहां पर यूज हो रहा है। तो उसमें क्या, तब उन्होंने बॉन्ड लिख के दिया कि बांटा तो नहीं जाएगा, ये तो हॉस्पिटल में यूज होगा ये सारा सामान, इसको गरीबों में बांटा नहीं जाएगा। लेकिन हम हॉस्पिटल बनने के बाद तो जब ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे तो वहां पर हमारा एक वार्ड होगा, जिसमें कि हमारी टोटल संख्या का 10% बेड उसमें होंगे, और उसमें गरीबों को फ्री चिकित्सा होगी। लेकिन बाद में जब मैंने देखा, और उसके ऊपर उस पर मैंने क्वेश्चन उठाए कि ये गलत है, क्योंकि इसका कोई वो आधार नहीं आता। बैंक गारंटी दे दो, बैंक गारंटी भी नहीं दी, वो हमसे, मेरे से ऊपर वाले हायर अथॉरिटी के पास चले गए, उनको वहां परमिशन मिल गई कि एक सिंपल बॉन्ड ले लो, इनको क्लियर कर दो। बाद में जब उनका हॉस्पिटल बन गया तो मैंने बॉन्ड इन्फोर्स करने का भी प्रयास किया कि उनसे पैसा वसूला जाए, क्योंकि वो वहां पर वेरिफिकेशन मैंने करवाया तो वहां किसी को, गरीब को कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा रही थी। लेकिन वो बॉन्ड हुए नहीं, और वो वही हुआ कि जो हायर अथॉरिटी के पास चले गए, सारा मामला रफा दफा हो गया। तो ये अस्पताल भी जो बन रहे हैं तो गवर्नमेंट की एड कहीं ना कहीं से रहती है, कहीं डायरेक्ट नहीं होती तो इनडायरेक्ट होती है। क्योंकि अगर बाहर से आप एड ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं, और उसमें बिना ड्यूटी के आप ले रहे हैं, जैसा मैंने लीलावती का हॉस्पिटल में बताया जिसमें करोड़ों का रुपए की जो है उन्होंने विदेशी मदद ली और उस पर ड्यूटी नहीं उन्होंने दी, तो ये तरीके से गवर्नमेंट का ही मिसयूज है, उनकी इनडायरेक्ट हेल्प थी। तो ऐसे लोगों को या तो उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, और नहीं तो वहां पर ये हो कि हर ये रूम का ये इतना किराया होगा, इस रूम का इतना किराया होगा। आखिर कौन सी बात दुख है कि हॉस्पिटल में आप चिकित्सा कराने जा रहे हैं और प्राइवेट रूम में रह रहे हैं, और एक दिन का किराया, एक रात का किराया, 24 घंटे किराया आप 1 लाख रुपया दे रहे हैं, 2 लाख रुपया दे रहे हैं। अरे कोई विलासिता का अय्याशी करने के लिए जा रहे हैं? तो ऐसे होटलों का तो राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ये देश हित में है। कोई हॉस्पिटल जो है अय्याशी का अड्डा नहीं होना चाहिए। तो और अगर सरकार चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है, और सरकार तभी चाहेगी जब हम उसके ऊपर दबाव डालेंगे। तो मुझे लगता है इसके ऊपर एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। आप अपनी राय दें
मांझी साहब? देखिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल बना है, वो जो जमीन मिला है जिसको, उसके साथ तो गवर्नमेंट के एग्रीमेंट हुआ है, बहुत जगह में एग्रीमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सरकार से जो पैसा उसको मिला, जो सब्सिडी मिला, बैंक से जो पैसा मिला, इसी कारण से सरकार इमीडिएटली उसको कंट्रोल में लेना है। उसके ऊपर अभी इमीडिएट कंट्रोल सरकार ले सकते हैं, ये सरकार का पावर है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ सब कुछ बारे में। एक सेकेंड, देखिए, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर गांव गांव तक है, उसको इमीडिएट एक रिस्ट्रक्चरिंग करना है, बजट बढ़ाना है। कम से कम भारत में 10% जीडीपी खर्चा करना चाहिए। कितना पैसा डिफेंस में खर्चा कर रहे हैं, कितना हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ रुपया बहुत खर्चा कर रहे हैं बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक तो इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, 1.3 से कम 10% जीडीपी को धीरे धीरे लेके आना है। और सारी गांव इन रूरल और सारी जो छोटे छोटे जो गवर्नमेंट का जो हेल्थ सेंटर बनाना है, जो बनाया उसको डेवलप करना। और मेडिकल स्टूडेंट हुई, जो सरकार का अपनी मेडिकल कॉलेज ज्यादा बढ़ाना है। इमीडिएट जो काम करना है गवर्नमेंट को, इमीडिएट एक टास्क फोर्स गठित करना है। टास्क फोर्स के नीचे भी जहां से जो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर हैं, उधर भी जो जनता को लेके, सारी कम्युनिटी को, लोग को लेके छोटा छोटा कम्युनिटी बना के, कमिटी बना के उसको इमीडिएट डेवलपमेंट, इमीडिएट उसको रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट को इसका जो पब्लिक को, पीपल्स को सर्विस देने के लिए इच्छा होता है, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट होता है, और ये फंडामेंटल राइट्स के रूप से सोचेगा तो हेल्थ को एक कर सकते हैं अभी गवर्नमेंट। फिर ये दो तरीका होता है, एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिसके सरकारी जमीन मिला, जिसको सहायता मिला, उसको कंट्रोल में लेना, और सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इमीडिएट उसको डेवलपमेंट करना है। कारण देखिए, कानूनी जो व्यवस्था है अभी ग्लोबलाइजेशन के बाद में सारी भारत की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पॉलिटिकल सिनेरियो भी चेंज हो गया। इसी पॉलिटिकल सिनेरियो में कम से कम सरकार के पीछे, जो सरकार को मन में है कि हम जनता को हित करेंगे, देखिए सरकार चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं, उसका एजेंडा होता है, तब भी जनता उसके पीछे खड़ा होता है। जो सरकार चाहते हैं सारी प्राइवेटाइजेशन को करने के लिए, वो क्या करेंगे? सरकार जो अभी जो गवर्नमेंट है देश में, कम से कम यूनियन ऑफ इंडिया, जो भी बहुत कुछ स्टेट गवर्नमेंट, वो चाहते हैं ठीक है पूंजीपति को दे दो। सरकार को तो, सरकार किसका सरकार है? वो क्लास का सरकार हो गया। हमारी सरकार तो नहीं है, हमारी बहुजन समाज को तो सरकार नहीं है, सरकार को ही करना है। और सरकार के साथ सरकार अपना ये प्रोग्राम लेते हैं, जुडिशियरी भी उसको कंसिडर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जुडिशियरी उसको कंसिडर करेंगे। तो उसी समय इंदिरा गांधी के समय जो लीडरशिप था समाज में, पॉलिटिकल जो लीडरशिप था, वो लीडरशिप तो नहीं है। जो लोग बनाया था उसी समय, जवाहरलाल नेहरू, प्राइम इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो गवर्नमेंट आ गया, सारी सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। एक सरकार के दृष्टि, किसका सरकार है? सरकार तो कर सकते, सरकार का करने का क्षमता भी है, सरकार ऑर्डिनेंस ले सकते हैं, सरकार खुद पार्लियामेंट में कानून बदल सकते हैं। अभी देखना है कौन सरकार है। मैं पहले ही बताया था, ये इशू है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, तीनों भी हैं। सरकार चाहते हैं तो जनता तो उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। हम लोग जनता मांग करेंगे कि इसको करो, इसको करना है। तो सरकार का, मुझे लगता है सरकार का इतना इच्छा नहीं है। वो सरकार एक क्लास के सरकार है, जो पूंजीपति वर्ग का सरकार है, वो जो लूटने वाला लोग है उसको ही सरकार है। नहीं तो जीडीपी 1.3% जीडीपी खर्चा करते सरकार। इतना पेंडेमिक टाइम में, कोविड के ऊपर 35,000 करोड़ का बजट है।
35,000 करोड़ किसी पर्पस में खर्चा होगा मुझे तो मालूम नहीं है। ए गवर्नमेंट बजट 35% करोड़ ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल के पास चला जाएगा। उसको अकाउंट्स तो मांगने का तो हम लोग का कोई रास्ता नहीं है। ऑडिटर अकाउंटेंट जनरल इसको कैसे ऑडिट करेंगे वो भी हम लोग जानते नहीं है। 35,000 रुपीज जो 1 फरवरी में जो बजट रखा है, कोरोना के लिए स्पेशल 35,000 करोड़ रुपीज रखा है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है वो सरकार जो पॉलिटिकल पार्टी उसका दृष्टिकोण से सरकार चलते हैं। हम लोग तो चाहते हैं, बहुजन समाज चाहते हैं सब कुछ सरकारी हो। हम लोग तो जो पीछे जो पिछड़ा दबे कुचे गरीब लोग है वो तो चाहते हैं, सरकार के ऊपर तो निर्भरशील होता ही है। सरकार तो चाहते नहीं ना, सरकार को प्रेशर देना है, कैंपेन करना है। आज जो हम लोग इधर बातचीत कर रहे हैं ये भी आदमी के पास एक मैसेज जाएगा जो हम लोग क्या चाहते हैं, जो हम लोग बहुजन समाज क्या चाहते हैं। बहुजन समाज तो सब कुछ चाहते हैं, केवल हेल्थ नहीं है, हम लोग सिक्का हेल्थ सब कुछ तो हम लोग चाहते हैं हमारी सरकार के हो, हमारा देश का हो, पूंजीपति का ना हो। ये हमारा कंसेप्ट है। इमीडिएट तो सरकार कुछ कर सकती है, इमीडिएटली कंट्रोल को लेना सरकार को क्षमता भी है, आइन मुताबिक भी उसको क्षमता है सरकार को उसको कंट्रोल में लेने के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। बिल्कुल, एक्ट का मौजूदा एक्ट तो है ही हमारे पास। ठीक है। धन्यवाद मांझी साहब। साथियों, आप सबने अभी चर्चा सुनी। स्वस्थ जीवन जो है हर व्यक्ति की चाहत होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि जिंदगी में उसे कभी बीमार ना पड़े, उसके परिवार को कभी बीमार ना पड़े। बच्चा पढ़ा लिख ना पाए ये तो वह सहन कर लेता है। भले ही वो चाहता हो कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, लेकिन वो पढ़ लिख नहीं पाता है, तब भी वो सहन कर लेता है। लेकिन बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसकी बीमारी कोई भी उसका माता पिता हो वो सहन नहीं कर पाता है। और यदि वह गरीब है, अपने बच्चे का इलाज धन के अभाव के कारण नहीं कर पाता है, तो उस समय शायद वो अपने को सबसे अभागा मनुष्य महसूस करता है। व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा तो वह समाज को भी स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा, बेहतर समाज का निर्माण करेगा, बेहतर राष्ट्र का निर्माण करेगा। क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उससे उन व्यक्तियों से ही कुशल और दक्ष मानव संसाधन भी तैयार होंगे। सामाजिक विषमता भी कम होगी, गरीबी बेरोजगारी आदि को भी बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति को ये मालूम होगा कि अगर वो बीमार होता है तो सरकार द्वारा नियंत्रित अस्पतालों में उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी, तो वह अपनी ऊर्जा, अपने बच्चों की शिक्षा इत्यादि पर खर्च कर सकता है। जीवन की दूसरी समस्याओं का सामना करने के लिए पूरा ध्यान दे सकता है। और ऐसे में सारी समस्याओं में निश्चित रूप से कमी आएगी यदि बेहतर स्वास्थ्य सेवा राज्य की ओर से अपने उसको व्यक्ति को मिले, उस समाज में रहने वाले व्यक्ति को मिले। साथियों, कितने शर्म की बात है कि देश में हमारे यहाँ विश्व स्तर की चिकित्सा सुविधाएं हैं। लोग दूसरे देशों से हेल्थ टूरिज्म के नाम पर, पर्यटन टूरिज्म के नाम पर हमारे देश में आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत से लोग वाकई बीमार होते हैं, उसके लिए भी आते हैं। लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा इसमें ऐसे लोगों का है जो कि आते हैं, 1-1 लाख रुपए पर डे वाले रूम में ठहरते हैं, वो यहाँ पे इलाज कराते हैं कि इलाज के साथ साथ एक तरीके से वो विलासिता का जीवन भी जीते हैं। मुझे ध्यान है अच्छी तरीके से, जब मैं स्टूडेंट था तब एक बॉम्बे के प्राइवेट हॉस्पिटल का, जिसका मैं नाम लेना ठीक नहीं है, उसमें मुझे पता चला था कि एक रूम था जिसका उस जमाने में, आज से कम 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उसका किराया 45,000 रुपया रोज का था। जिसमें कि जाने के लिए प्राइवेट लोगों की ही नहीं, हमारे तमाम राजनेताओं की भी होड़ लगी रहती थी, वहां पर जाएं 10 दिन बिता के आए। और उसमें उन्होंने विदेशी नर्स रख रखी थी। आज उस तरह के सुविधाओं वाले तो प्राइवेट हॉस्पिटल, उससे बेहतर सुविधाओं वाले तमाम चारों ओर फैले हुए हैं, जहां पर 1 लाख तो क्या 10-10 लाख रुपए पर डे वाले रूम भी हैं। और निश्चित रूप से ऐसे जगहों पर अगर लोग जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो लोग चिकित्सा करवाने जा रहे हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं? ऐसे
हेल्थ ट्रीटमेंट को, मेडिकल ट्रीटमेंट को विलासिता ही कहा जाएगा और अयासी कहा जाएगा। इसलिए ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए और ये रोक लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार का पहला कर्तव्य है कि वह देश के आम नागरिक के लिए बेहतर से स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराए। जहां तक, और इसके लिए चिकित्सा सुविधाओं का राष्ट्रीयकरण होना बहुत आवश्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर, उनको भी कभी कभी जरूरत होती है। तो ऐसे के लिए एक मानक तैयार किया जा सकता है कि 10 बेड या 20 बेड अगर कोई प्राइवेट चिकित्सक अपना छोटा नर्सिंग होम बनाता है वहां रखता है, लेकिन कोई एक सीमा होनी चाहिए जिसमें कहा जाए कि इसके ऊपर का अगर कोई हॉस्पिटल बनता है तो वो सरकार के नियंत्रण में होगा। या तो सरकार पूरे तरह नियंत्रण में ले या अपने अपने क्या गाइडलाइन इशू करे कि इसके अंतर्गत ही उसको काम करना होगा और एक कोई ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो जो वहां पर उन हॉस्पिटल को सुपरवाइज कर सके। साथ ही जो सरकारी अस्पताल हैं जो ऑलरेडी हैं उनका भी इस तरह सुधारना होगा, उनका बजट बढ़ाना होगा। कितने शर्म की बात है कि हमारा देश पाकिस्तान से पीछे है। पाकिस्तान में भी प्रति व्यक्ति जो है, जो सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्चा होता है वो हमसे ज्यादा है। क्यूबा छोटा सा देश है, वहां पर 11% बजट का हिस्सा जो है खर्च होता है, जबकि हमारे यहाँ 1 से 1.5% के बीच में खर्च होता है। तो सरकार को इसमें निश्चित रूप से कोई गाइडलाइन इशू करनी चाहिए। और जैसा कि मांझी साहब ने कहा कि इस समय तो जो हालात हैं उसके अंतर्गत तो सरकार को पूरी पावर है कि सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को, प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने हाथों में ले सकती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय जो सत्ता में है वो लोग हैं कि जो लगातार अपने सरकारी संस्थानों को प्राइवेट क्षेत्र में बेचने में लगे हुए हैं। एयर इंडिया को बेचा जा रहा है, रेलवे बेची जा रही है, तमाम बैंकें बेची जा रही हैं। ऐसे में उनसे ये उम्मीद करना कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल को, जो कि उन्हीं के मदद से बने हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे जिनके बहुत सारों के मालिक भी उनके सत्ता में भागीदार हैं, एमएलए एमपी हैं, ऐसे में वो स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण करेंगे तो ये आसान तो नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए देश हित में बहुत जरूरी है। इसके लिए ये हमें जन आंदोलन का एक हिस्सा इस मुद्दे को बनाना पड़ेगा। जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक ये उम्मीद करनी सरकार से बेकार है कि वो इन प्राइवेट निजी क्षेत्र के अस्पतालों को सरकारी नियंत्रण में लेंगे। और अगर सरकारी नियंत्रण नहीं लेते हैं तो जैसे हमने कोरोना के दौरान देखा है, जो हाल इस देश के शहरों में इस देश की जनता का हुआ है, वो अगर गांव में आप सोचिए जहां पे कुछ भी स्वास्थ्य सेवा नहीं, वहां पर क्या होगा। तो एक बेहतर भविष्य के लिए, आम जनता को बेहतर भविष्य देने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए हमें इस मुद्दे को जन आंदोलन का हिस्सा बनाना होगा। तभी हम एक बेहतर स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अरुण मांझी साहब का, भगवान सिंह कटियार साहब का, राजेश जी का धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने विचार सबके सामने रखे। और जो भी साथी इस चर्चा को सुन रहे हैं या इस वीडियो को बाद में सुनेंगे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका भी धन्यवाद।